दोस्तों, आपका मेरे चैनल रिजो एफएम में स्वागत है। तो बिना देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं। एपिसोड 6। नैना। अपने पिता की बात सुनकर आहान के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई और उसने कहा, पापा, इन सब के बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी आप ठीक हो जाए। जब शिवनाथ जी ने आहान की बात सुनी तब वह समझ गए कि आहान इस समय उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता है। इसलिए शिवनाथ जी ने भी आहान को ज़्यादा फोर्स नहीं किया और कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जब तुम्हें मन करे तब बता देना। शिवनाथ जी की आवाज़ सुनकर दक्ष आहान को थोड़ा बुरा लगा। आहान को अब भी याद था कि आज से 10 साल पहले उसे अपने घर और अपने परिवार को छोड़कर भागना पड़ा था, क्योंकि उस समय आहान ने एक अमीर इंसान के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके कारण वह अमीर इंसान आहान के पीछे पड़ गया। उस अमीर इंसान से बचने के लिए आहान को दिल्ली से भागना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में उस अमीर इंसान के आदमी फैले हुए थे। अगर वह उस समय दिल्ली से नहीं भागता तो उस अमीर आदमी ने आहान को उस समय मार दिया होता। उस समय को याद करते हुए आहान ने एक आह भरी। इसी समय जब आहान और शिवनाथ जी एक दूसरे से हंसते हुए बातें कर रहे थे, तभी वहां पर एक लड़की आई। ये लड़की लगभग 17 या 18 साल की थी। जब उसने आहान को शिवनाथ जी के बगल में बैठे देखा तो वह थोड़ी हैरान रह गई और उसने शिवनाथ जी के पास जाते हुए कहा, पिताजी, मैं वापस आ गई। मैंने नज़ दीदी के साथ जाकर पेपर पर साइन कर दिया है। ये कहते हुए वह आहान की ओर देखने लगी। उसे लग रहा था कि उसने आहान को कहीं देखा है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने आहान को कहाँ देखा था। दूसरी तरफ आहान भी उस लड़की को देखकर थोड़ा चौंक गया। उसे याद नहीं आ रहा था कि यह लड़की कौन है और वह शिवनाथ जी को पिताजी क्यों कह रही है। इसी समय शिवनाथ जी ने कहा, नैना, तुम्हें इतनी भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी 12वीं की परीक्षा नज़दीक है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इस पर नैना ने कहा, पिताजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मेरे लिए सबसे ज़रूरी आप है। जब आप ठीक हो जाएंगे तब मैं पढ़ाई कर लूँगी। नैना की बात सुनकर शिवनाथ जी ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने कहा, नैना, इससे मिलो, यह आहान है। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना। जब नैना ने शिवनाथ जी के मुंह से आहान का नाम सुना तब उसे याद आया कि उसने आहान को कहाँ देखा था। शिवनाथ जी के घर में आहान की फ़ोटो थी और शिवनाथ जी अक्सर नैना को आहान के बारे में बताया करते थे, इसलिए उसे आहान के बारे में पता था। लेकिन उसने आहान को आज से पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि आहान को देखते हुए नैना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, आहान भैया, यह आप है। पिताजी हमेशा आपके बारे में बातें करते रहते हैं। ये हमेशा कहते थे कि आप एक दिन जरूर वापस आएंगे और देखिए, आज आप वापस आए गए। आपका घर वापस आने पर स्वागत है। ये कहते हुए नैना के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। इधर नैना की बात सुनकर आहान के चेहरे पर भी एक बड़ी मुस्कान आ गई और फिर उसने नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नैना, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम सचमुच बहुत प्यारी हो। नैना लगभग 17-18 साल की थी और वह बहुत खूबसूरत थी। इस समय उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता देखने लायक थी। शिवनाथ जी ने आहान को देखते हुए कहा, आहान, तुम्हारे जाने के लगभग 2 या 3 साल बाद मैंने नैना को गोद लिया था। नैना के माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे। उस समय नैना बहुत छोटी थी। कोई भी नैना को गोद नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने नैना को गोद ले लिया और अब यह मेरी बेटी और तुम्हारी छोटी बहन है। जिस तरह से मैंने तुम तीनों को पाला था, उसी तरह से मैं नैना की परवरिश कर रहा हूँ। आहान शिवराज जी के कहने का मतलब समझ रहा था, क्योंकि आहान भी एक अनाथ था जिसे शिवनाथ जी ने गोद लिया था। वह ये कैसे नहीं जान सकता था कि शिवराज जी के मन में दूसरों के प्रति कितनी दयालुता थी। शिवनाथ जी एक बेहद ही ईमानदार और दयालु इंसान थे। पापा, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं आपका और नैना का ख्याल रखूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आहान ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। इस पर शिवनाथ जी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं समझ गया। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत जिद्दी हो। अगर मैं तुम्हें ना भी कहूँ तब भी तुम नहीं मानोगे। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे पास अभी कोई नौकरी है? नौकरी? नौकरी की बात सुनते ही आहान एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि आहान के पास इस समय कोई नौकरी नहीं थी। हालांकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आहान इस समय अपने पिता को यह नहीं बता सकता था कि वह क्या करता है। आहान ने अपने मन में सोचते हुए कहा, इस समय मैं पापा को यह नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। मुझे ये बात उन्हें धीरे धीरे समझानी होगी। मुझे यकीन है कि उस समय पिताजी मेरी बातों को समझ जाएंगे। ये सोचने के बाद आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। आहान की बात सुनकर शिवनाथ जी ने अपना सिर हिलाया और एक आह भरते हुए कहा, आहान, तुमने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। तुमने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। ऐसे में तुम्हें अच्छी नौकरी कैसे मिल सकती है? मेरी बातों, अपने भाइयों से मदद मांगो। वह तुम्हें किसी न किसी जगह पर एक अच्छी नौकरी में लगवा देंगे।
इस पर आहान ने कहा, नहीं पापा, मैं उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहता। मैं अपने लिए काम खुद ढूंढ लूंगा। मुझे यकीन है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ये सुनकर शिवनाथ जी ने उदासी में अपना सिर हिलाया। इसके बाद आहान ने नैना को देखते हुए कहा, नैना, अभी पापा ने कहा कि तुम्हारी 12वीं की परीक्षा होने वाली है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इस पर नैना ने कहा, भैया, अगर पिताजी यहाँ है तो मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पिताजी के साथ रहते हुए पढ़ाई कर सकती हूँ। मैं आज ही अपने घर से अपनी किताबें ले आऊँगी और फिर यही पढ़ाई कर लूँगी। इस पर आहान ने कहा, अरे लड़की, अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तुम जाओ, घर पर रहो और घर पर अच्छे से पढ़ाई करो। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इस पर नैना ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पिताजी को छोड़कर नहीं जा सकती। आप अभी अभी घर वापस आए हैं, इसलिए आपको जाकर आराम करना चाहिए। यहाँ पिताजी की देखभाल मैं कर लूँगी। नैना की ऐसी बात सुनकर आहान एक पल के लिए अवाक रह गया। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि नैना भी उसी की तरह ही जिद्दी होगी। इधर नैना और आहान की बात सुनकर शिवनाथ जी हंसने लगे। हा 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 हा। इसके बाद उन्होंने आहान को देखते हुए कहा, आहान, नैना भी तुम्हारी तरह ही जिद्दी है। एक बार जो उसने ठान लिया कि उसे क्या करना है तो वह उसे करके ही रहती है। अब तुम उसे चाहे कितनी भी मनाने की कोशिश कर लो, वह यहाँ से नहीं जाएगी। शिवनाथ जी की बात सुनकर आहान के चेहरे पर भी हंसी आ गई और फिर उसने नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले मैं कुछ समय के लिए यही रहूँगा। आज रात मैं इनके साथ रुकता हूँ। तुम कल से यहाँ आ सकती हो। तब तक तुम जाओ और घर से कल अपनी किताबें ले आना, ठीक है? इस पर नैना ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तब आहान ने कहा, नैना, मैंने पिताजी को 10 सालों से नहीं देखा है। क्या तुम मुझे पिताजी से अच्छे से बात भी नहीं करने दोगी? ये सुनकर नैना अचानक चुप हो गई और फिर नैना ने आहान को मना नहीं किया और वह तुरंत मान गई। इसके बाद आहान ने शिवनाथ जी की ओर देखते हुए कहा, पापा, मैं इसे बाहर छोड़कर आता हूँ। इस पर शिवनाथ जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद आहान नैना के साथ सरकारी हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। एपिसोड 7 शिवांगी। जब आहान और नैना हॉस्पिटल से बाहर आए तब तक शाम हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और अंधेरा होने लगा था। अस्पताल से बाहर आकर आहान ने नैना के लिए एक टैक्सी रोक। टैक्सी को देखकर नैना ने कहा, भैया रहने दीजिए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। टैक्सी में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। ये कहते हुए नैना अपने पर्स की ओर देखने लगी। नैना ने इस समय एक पुराना सा पर्स पकड़ा हुआ था। इधर नैना की बात सुनकर आहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, अरे लड़की, जब मैं यहाँ हूँ तब तुझे पैसे की चिंता करने की ज़रूरत क्यों है? तू पैसे के बारे में चिंता मत कर, और दूसरी बात कि अभी इस समय ऑटो का मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि तू फिलहाल टैक्सी में जा, ठीक है? ये कहने के बाद आहान ने नैना को टैक्स में बिठा दिया और फिर उसने अपने पर्स से लगभग 2000 रुपये निकाल कर नैना को देते हुए कहा, नैना, इसे अपने पास रखो। अगर ज़रूरत पड़े तो इसका यूज़ कर लेना और जो भी बच जाए उसे अपने पास रखने लेना, ये बाद में तुम्हारे काम आएगा। इस पर नैना ने भी मना नहीं किया। आहान अब नैना का भाई था, इसलिए नैना को अपने भाई की बात माननी ही पड़ी। नैना को पैसा पकड़ने के बाद आहान ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, इसे सही सलामत छोड़ देना। इसके बाद आहान ने नैना को विदा किया और फिर वह वापस अस्पताल की ओर मुड़ गया। इस समय आहान हॉस्पिटल के अंदर चलता हुआ जा रहा था और अपने आसपास देख रहा था। इसी समय उसके सामने से एक नर्स चलती हुई आ रही थी। उस नर्स का ध्यान भी इस समय अपने हाथों में रखी कुछ फाइलों पर था और वह अपने सामने नहीं देख रही थी। इस समय आहान और नर्स दोनों में से किसी का भी ध्यान अपने सामने की ओर नहीं था, इसलिए जल्द ही वह दोनों एक दूसरे से टकरा गए। टक्कर के कारण दोनों का ही बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन आहान ने तुरंत खुद को संभाल लिया और उसने अपने सामने वाली नर्स का हाथ पकड़कर उसे भी गिरने से बचा लिया। इस समय आहान ने उस नर्स का हाथ और उसकी कमर को पकड़ रखा था और वह नर्स इस समय दक्ष की आंखों में देख रही थी। उन दोनों की आंखें इस समय एक दूसरे को ही देख रही थी। उन दोनों को ऐसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कपल एक रोमांटिक पोज में खड़ा हो। इस समय वह नर्स आहान की आंखों में देखते हुए सब कुछ भूल चुकी थी और सिर्फ महान की आंखों में ही देख रही थी। आहान एक हैंडसम लड़का था और वह बहुत मांसल शरीर वाला भी था। उसका शरीर और फिटनेस भी एकदम सोल्जर्स की तरह मजबूत था। कुछ समय तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहने के बाद आहान ने कहा, अमम, शायद अब तुम्हें खड़े हो जाना चाहिए। ये सुनकर वो नर्स अचानक अपने होश में आई और फिर उसने कहा, हम, हाँ। इसके बाद वो नर्स खड़ी होकर आहान से अलग हो गई। इसके बाद आहान ने नीचे गिरी फाइलें उठाई और उसे उस नर्स को देते हुए कहा, ये लो। इस पर उस नर्स ने तुरंत आहान के हाथों से फाइल ले ली और फिर उसने कहा, थैंक यू। इस पर आहान मुस्कुराने लगा और फिर वह बिना कुछ कहे आगे चला गया।
आहान को जाता हुआ देखकर उस नर्स की दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके गाल इस समय लाल हो गए होते। थोड़ी देर तक आहान को देखने के बाद वह नर्स भी मुस्कुराते हुए आगे चली गई। इधर आहान अपने पिता शिवनाथ जी के पास वापस आ गया। तुमने नैना को भेज दिया, उसे कोई गाड़ी मिली? शिवनाथ जी ने कहा। इस पर आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने इसे गाड़ी में बिठा दिया है और घर भेज दिया है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। इस पर शिवनाथ जी ने कहा, आह, वो लड़की भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। वो भी बहुत जिद्दी है। अपने माँ बाप को खोने के बाद अब उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ, और अब जबकि तुम आ गए हो तो अब मुझे उस नादान लड़की की थोड़ी कम चिंता होगी। आखिर अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम तुम तो रहोगे उसका ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर आहान ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी आप बहुत दिनों तक जीने वाले हैं। इसके बाद कुछ देर तक बातें करने के बाद आहान ने कहा, पापा, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपके साथ ये हुआ कैसे? किसने किया आपके साथ ये सब? आहान की ये बात सुनकर शिवनाथ जी ने एक आह भरी और फिर उन्होंने कहा, आहान, मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं जानना चाहिए। शिवनाथ जी ये अच्छे से जानते थे कि आहान उससे और अपने भाइयों से कितना प्यार करता था। वह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था। इसी कारण से 10 साल पहले आहान को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा था। उस समय एक अमीर आदमी ने आहान के बड़े भाई को मारा था, जिससे आहान के बड़े भाई को चोट आ गई और फिर आहान ने गुस्से में आकर उस अमीर आदमी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया और फिर उसे दिल्ली से भागना पड़ा। शिवनाथ जी ये नहीं चाहते थे कि आहान दोबारा से वैसे ही कुछ करे, इसलिए वह आहान को इसके बारे में बताने से कतरा रहे थे। इधर आहान भी अपने पिता की भावनाओं को समझ रहा था। आहान ने अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मुझे आपसे दूर जाना पड़े। मेरा यकीन कीजिए, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि ये सब हुआ कैसे। आहान की ऐसी बातें सुनकर शिवनाथ जी आहान की ओर देखने लगे। इसके बाद शिवनाथ जी ने एक आह भरते हुए कहा, आहान, ये सब सुबह की बात है। मैं रोज की तरह ही काम पर निकला था। एक सवारी को छोड़ने के बाद मैं सिग्नल पर खड़ा था। तभी मैंने देखा कि एक अमीर आदमी पास की दुकान से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। उस समय उसका पर्स उसकी जेब से गिर गया। ये देखकर मैं उस आदमी को उसका पर्स लौटाने गया, लेकिन उसने गलती से मुझे चोर समझ लिया और फिर। इतना कहने के बाद शिवनाथ जी चुप हो गए। हालांकि अब आहान सब कुछ समझ गया था और उसने अपनी मुट्ठियां जकड़ ली। इस समय आहान के चेहरे पर उदासी और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। शिवनाथ जी की बात सुनकर आहान को अब समझ आया कि सुबह जिस बूढ़े आदमी को सिग्नल के पास एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, वो उसके अपने पिता थे। वहां पर आहान अपने पिता को पहचान नहीं पाया था। इस बात के बारे में सोचकर आहान को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। दरअसल आहान के पिता शिवनाथ जी अपना जीवनयापन करने के लिए साइकिल रिक्शा चलाते थे। आज सुबह सिग्नल पर जिस साइकिल रिक्शा वाले को एक अमीर आदमी ने पीटा था, वो शिवनाथ जी ही थे। इधर आहान के चेहरे पर उदासी देखकर शिवनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आहान, अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी गलतफहमियां सुलझ गई है। उस अमीर आदमी को पता चल गया है कि मैंने उनका पर्स नहीं चुराया था, और इसके अलावा उन्होंने मुआवजे के लिए हमें 3000 रुपये भी दिए हैं। सिर्फ 3000 रुपये। जब आहान ने ये बात सुनी तो उसका गुस्सा अचानक बढ़ गया। उस अमीर आदमी को जब लगा कि शिवनाथ जी ने पर्स चुराया है, तब उसने उन्हें बेरहमी से पीटा, और जब उसे पता चला कि शिवनाथ जी ने पर्स नहीं चुराया है, तब उसने उन्हें इस सरकार हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और मुआवजे के लिए केवल 3000 रुपये दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम थे। शिवनाथ जी के सिर्फ प्लास्टर और दवाओं का खर्चा मिलाकर ही 3000 से ज़्यादा पैसे लग गए। वह अमीर आदमी सचमुच बहुत घटिया आदमी था। उसने अपनी गलती छुपाने के लिए शिवनाथ जी को केवल 3000 दिए, जबकि उस अमीर आदमी के लिए 3000 कुछ भी नहीं थे। इधर अब उस अमीर आदमी की वजह से शिवनाथ जी कुछ दिनों तक काम पर नहीं जा सकते थे। ऐसे में उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? उस समय शिवनाथ जी को पैसा कौन देगा? आहान ने अपने मन में कहा, मुझे अपने पिता के लिए इंसाफ मांगना ही होगा। अब जबकि आहान को ये पता चल चुका था कि उसके पिता के साथ ये सब किसने किया था, तो अब वह आज नहीं तो कल उस आदमी को जरूर ढूंढ लेगा और उस समय वह उस आदमी से अपने पिता के लिए इंसाफ मांगेंगे। जब आहान ये सब सोच रहा था, तभी शिवनाथ जी ने कहा, आहान, अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। रात हो चुकी है। अब रात में तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। रात में यहाँ मैं अकेले रह सकता हूँ। इस पर आहान ने कहा, पापा, मैं नहीं जा रहा हूँ। हम 10 सालों के बाद मिले हैं, तो ऐसे में क्या ये हम दोनों के लिए बात करने का एक अच्छा मौका नहीं है? मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। यहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। आहान की ये बात सुनकर शिवनाथ जी मुस्कुराते हुए आहान की ओर देखने लगी। इसके बाद आहान और शिवनाथ जी बीते 10 सालों के बारे में एक दूसरे से बातें करने लगे।
वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इसके अलावा बातें करते करते आहान बीच में रोने भी लगा। तब शिवनाथ जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराया। इस तरह से बात करते हुए कब समय निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह का समय। सुबह जब आहान की नींद खुली, तब उसने देखा कि वह कुर्सी पर बैठा बिस्तर पर सिर रख कर सोया हुआ था। उसके पिता शिवनाथ जी अभी भी सो रहे थे, वह अभी तक उठे नहीं थे। ये देखकर आहान ने अपनी आंखें मलते हुए एक अंगड़ाई ली। तभी आहान को एहसास हुआ कि उसके ऊपर एक सफ़ेद जैकेट था। ये देखकर आहान ने उस सफ़ेद जैकेट को अपने हाथ में लिया और देखा कि ये एक नर्स का डॉक्टर जैकेट था। ये देखकर आहान कंफ्यूज हो गया। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर ये डॉक्टर जैकेट कैसे आया। हालांकि इसके बारे में आहान ने ज़्यादा नहीं सोचा और फिर वह वहाँ से उठकर अपना मुंह धोने के वार्ड के बाहर चला गया। फ्रेश होने के बाद जब आहान दोबारा वार्ड की ओर आया, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ओह, तुम जाग गए, क्या कल रात अच्छी नींद आई? ये आवाज़ सुनकर आहान रुक गया और अपने सामने देखने लगा। उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की अपने हाथ में एक ट्रे में दवाएं लेकर इस समय इसी ओर ही आ रही थी। उस लड़की को देखकर आहान ये तुरंत पहचान गया कि वह लड़की कौन थी। ये लड़की वही नर्स थी जिससे आहान कल रात को टकरा गया था। अब तक वो लड़की आहान के पास आ चुकी थी। उस लड़की को देखकर आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अच्छे से सोया। पूछने के लिए थैंक यू। ये सुनकर वह लड़की मुस्कुराने लगी और फिर उसने, अच्छी बात है, मेरा नाम शिवांगी है और अब जबकि तुम जाग चुके हो तो क्या अब मुझे मेरा नर्स जैकेट वापस मिल सकता है? शिवांगी की ये बात सुनकर आहान एक पल के लिए चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि शिवांगी किस जैकेट की बात कर रही है। लेकिन फिर उसे तुरंत याद आया कि जब वह उठा था तब उसके ऊपर एक डॉक्टर जैकेट था। ये याद आते ही आहान समझ गया कि शिवांगी किस जैकेट की बात कर रही थी। दरअसल कल रात जब आहान और शिवनाथ जी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तब शिवांगी उनके वार्ड में ही थी। वह सभी को सो जाने के लिए कहने ही थी, लेकिन जब उसने आहान को अपने पिता के सामने रोते हुए बात करते देखा, तब वह भी वहीं पर रुकी और उन दोनों की बातें सुनने लगी। फिर जब आहान और शिवनाथ जी सो गए, तब शिवांगी आहान के पास गई। उस समय पता नहीं क्यों शिवांगी को आहान की बातें दिल पर लग गई। वह आहान की बातों से समझ सकती थी कि वह कितना दुखी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपना जैकेट उतारकर रात को आहान को उड़ा दिया था। एपिसोड 8 अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। इसके बाद आहान ने अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहा, ओह सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा था। तुम्हारा नर्स जैकेट अंदर पिताजी के पास है, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। इस पर शिवांगी ने कहा, नहीं, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी अभी अंदर ही जा रही थी। इसके बाद शिवांगी और आहान दोनों वार्ड के अंदर चले गए। वार्ड के अंदर आहान ने देखा कि उसके पिता जग चुके थे। फिर वह जल्दी अपने पिता के पास चला गया और फिर उसने कहा, पापा, अब आप कैसे हैं? क्या अब आपको थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? इस पर शिवनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं थोड़ा बेहतर हूँ। इसके बाद शिवांगी ने कहा, चलिए फिर मुझे अपना चेकअप करने दीजिए। ये कहने के बाद शिवांगी ने शिवनाथ जी को चेक किया और फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिता अब ठीक है, अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों में तुम इन्हें अपने घर वापस ले जा सकते हो। ये सुनकर आहान ने मुस्कुराते हुए शिवांगी की ओर देखा और फिर उसने अपना सिर हिलाया। इसके बाद आहान ने बिस्तर के किनारे रखा शिवांगी का जैकेट उठाया और उसे देते हुए कहा, इसके लिए थैंक यू। इस पर शिवांगी ने मुस्कुराते हुए आहान के हाथ से अपना जैकेट ले लिया। इसके बाद शिवांगी ने कहा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो बाहर एक होटल है, वहां जाकर तुम खा सकते हो और तुम इनकी चिंता मत करो, अस्पताल से उनके लिए खाना आ जाएगा, मैं उस समय इन्हें खिला दूंगी। ये सुनकर आहान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। दूसरी तरफ शिवनाथ जी आहान और शिवांगी को एक दूसरे से इतनी अच्छी तरीके से बातें करते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कुछ सोच रहे हो। शिवनाथ जी ने अपने मन में कहा, ये लड़की अच्छी दिख रही है, इसके बात करने का तरीका भी अच्छा है, मुझे लगता है कि यह आहान के लिए अच्छी रहेगी। इस समय शिवांगी को देखकर शिवनाथ जी के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था। इधर थोड़ी देर बात करने के बाद शिवांगी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। जब आहान ने पलटकर अपने पिताजी की ओर देखा है, तब उसने पाया कि शिवनाथ जी आहान की ओर देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। आहान ने कहा, आप मुझे देखकर ऐसे सरकास्टिक स्माइल क्यों दे रहे हैं, क्या हुआ? इस पर शिवनाथ जी ने कहा, मुझे लगता है कि वह लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हें उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए। शिवनाथ जी की बात सुनकर आहान एक पल के लिए अवाक रह गया और फिर उसके चेहरे पर भी एक सरकास्टिक स्माइल आ गई और उसने कहा, पापा, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मैं और वह अभी अभी मिले हैं, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं, अब ज़्यादा मत सोचिए। इस पर शिवनाथ जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, मैंने भी दुनिया देखी है, दोस्ती से ही प्यार होता है, मेरी बात मानो, वह लड़की अच्छी है,
वह तुम्हारे लिए सही रहेगी। इस पर आहान ने कहा, बस अब इस बारे में और बात नहीं करेंगे। अब आप आराम कीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए ले आऊँगा। इस पर शिवनाथ जी ने कहा, हाँ ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जाओ और पहले जाकर कुछ खा लो, और हाँ, उस लड़की से दोस्ती रखना बहुत अच्छी बात है। क्या पता वह जल्द ही मेरे घर की बहू बन जाए। पापा आप भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ये कहने के बाद आहान तुरंत उठा और वहाँ से जाने लगा। आहान को वहाँ से जाते हुए देखकर शिवनाथ जी मुस्कुराने लगे और इस समय उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। दूसरी तरफ आहान वार्ड से निकलकर सीधे अस्पताल के बाहर चला गया। वह सीधे एक दुकान के पास गए और वहां पहुंचकर उसने अपने लिए एक चाय ली और वहीं पर बैठकर वह चाय पीने लगा। अपनी चाय खत्म करने के बाद आहान ने अपने लिए कुछ खाने के लिए लिया और फिर अपना नाश्ता खत्म करने के बाद आहान ने बिलिंग काउंटर के पास जाकर पैसे दिए और फिर वह वहां से जाने लगा। तभी आहान को कुछ याद आया और उसने वहां एक आदमी से पूछा, अच्छा भाई, यहाँ आसपास कोई क्लब है क्या? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ से कुछ दूरी पर एक क्लब है। इसके बाद उस आदमी ने आहान को उस क्लब के बारे में बताया, जिसके बाद आहान ने उस आदमी को थैंक यू कहा और फिर वह वहां से निकल गया। जब आहान हॉस्पिटल के पास पहुंचा तब उसने देखा कि शिवांगी घर जा रही थी। वह हॉस्पिटल के बाहर लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। उसकी हॉस्पिटल में आज नाइट ड्यूटी थी। अब ड्यूटी खत्म होने के बाद वह अपने घर जा रही थी। शिवांगी को देखकर आहान को अपने पिता की बात याद आ गई और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद आहान शिवांगी की ओर बढ़ गया। जब आहान शिवांगी के पास जा रहा था तभी उसने देखा कि एक आदमी अचानक से शिवांगी का बैग लेकर भाग गया, जिसके बाद शिवांगी उस आदमी के पीछे भागने लगी। ये देखकर आहान भी शिवांगी के पीछे दौड़ने लगा। कुछ ही समय में आहान शिवांगी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि शिवांगी रुक गई थी। इस समय शिवांगी हौंफ रही थी और वह थकी हुई लग रही थी। आहान ने शिवांगी से पूछा, शिवांगी, क्या तुम ठीक हो? वो आदमी कहाँ गया जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था? इस पर शिवांगी ने कहा, वो भाग गया। वो बहुत तेज भाग रहा था, मैं उसे पकड़ नहीं पाए। इस पर आहान ने कहा, क्या उसमें तुम्हारा कोई जरूरी सामान था? इस पर शिवांगी ने कहा, हाँ, उसमें मेरे पैसे, मेरा मोबाइल और कुछ जरूरी सामान थे। इससे भी बढ़कर उसमें मेरी नानी की आखिरी निशानी भी थी, जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। ये कहते हुए शिवांगी का चेहरा बहुत उदास हो गया और उसने आहान से कहा, आहान, वो चीज़ मेरी नानी की आखिरी निशानी है जो मेरे पास बची है। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है। अगर मेरे पैसे और मोबाइल सब चले जाएं, तब भी मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन उस पर्स में मेरी नानी का पेंडेंट मेरे लिए बहुत खास है। ये कहते हुए शिवांगी की आंखें भर आईं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी समय रो पड़ेगी। शिवांगी की बात सुनकर आहान को भी बुरा लगा और उसने कहा, तुम चिंता मत करो, वो चोर हमें जरूर मिल जाएगा। इस पर शिवांगी ने अपना सिर हिलाया। इस समय उसकी आंखें हल्की गीली हो गई थी। इसके बाद आहान ने कहा, शिवांगी, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। इस पर शिवांगी ने अपना सिर हिलाया और फिर वह आहान ने शिवांगी को टैक्सी में बैठाया और उसे उसके घर भेज दिया। आहान ने उसे सांत्वना दी कि उसे उसका पर्स मिला जाएगा और उसे पुलिस में कंप्लेन भी करने को कहा। शिवांगी को वहां से भेजने के बाद आहान ने अपना सिर और फिर वह हॉस्पिटल वापस चला गया। जब वह अपने पिता के पास पहुंचा तब उसने देखा कि नैना पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। नैना को वहां देखकर आहान ने कहा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? इस पर नैना ने कहा, हाँ, और मैं अपने साथ अपनी किताबें भी ले आई हूँ। मैं यहीं पर पढ़ाई कर लूँगी। अब आपको घर चले जाना चाहिए। आप अभी अभी वापस लौटे हैं, आपको आराम की ज़रूरत होगी। आप घर जाकर आराम कीजिए। इस पर शिवनाथ जी ने भी कहा, हाँ आहान, अब तुम्हें घर जाकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तुम कल ही वापस आए हो और मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। जाओ घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। इस पर आहान ने भी मना नहीं किया और कहा, ठीक है, मैं घर चला जाऊंगा। दरअसल आहान को भी कुछ काम था जिसके लिए उसे बाहर जाने की ज़रूरत थी, और अब जबकि नैना यहाँ आई थी तब उसने आहान बिना किसी चिंता के जा सकता था। इसके बाद आहान ने नैना से पूछा, नैना, क्या तुमने कुछ खाया है? इस पर नैना ने कहा, नहीं। तब आहान ने कहा, चलो पहले कुछ खा लो। ये कहने के बाद आहान नैना को लेकर वापस अस्पताल से बाहर चला गया और उसे कुछ खिलाने के बाद आहान ने कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम पापा का ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई भी करना, ठीक है? और कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। ये कहने के बाद आहान ने नैना को एक कागज़ दिया जिसमें उसका मोबाइल नंबर था। नैना ने भी बिना कुछ सवाल के चुपचाप आहान के हाथों से वह कागज़ ले लिया और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पिताजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप जाकर अच्छे से आराम कीजिए। इस पर आहान ने नैना के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, अब जाओ और जाकर पिताजी का ख्याल रखना और अपना भी।
ये कहने के बाद आहान वहां से जाने लगा। तभी नैना ने आहान को पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, भैया, करीम चाचा ने मुझे एक थैला दिया था। वह कह रहे थे कि ये थैला आपका है। मैंने उस थैले को घर पर रख दिया है। इस पर आहान ने नैना को देखते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वह अपने घर की ओर निकल गया। आहान ने घर वापस जाने के लिए कोई भी ऑटो या टैक्सी नहीं ली थी। वह पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। उसे यहाँ वापस आए अभी एक दिन ही हुआ था। वह यहाँ 10 साल बाद वापस आया था, इसलिए वह यहाँ के जगह के बारे में जानना चाहता था और वैसे भी उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था। वह अगर पैदल भी चलता है तो आधे घंटे में वह अपने घर पहुँच जाता। इस समय आहान अपने आसपास के एरिया को देखते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते लोगों की भीड़ दिखाई दी। जब आहान वहां पर पहुंचा तब उसने देखा कि उसके सामने एक 7 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसके 5वीं मंजिल पर एक छोटा बच्चा बालकनी के रेलिंग में फंस गया था। उस बच्चे का सिर रेलिंग पाइप के बीच में फंस गया था और वह बच्चा अब अपना सिर उस रेलिंग पाइप से नहीं निकाल पा रहा था, जिसके कारण वह बच्चा रो रहा था। वह बच्चा करीब 3 या 4 साल का था। इस समय उस बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और सभी उस बच्चे को रोते हुए देख रहे थे और कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि वह उस बच्चे को बचाए कैसे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपने मोबाइल में वीडियो तक बना रहे थे। आहान ने वहाँ खड़े एक आदमी से कहा, सुनिए, क्या कोई उस बच्चे को बचाने नहीं गया है? वह बच्चा आखिर कितने समय से वहाँ फंसा हुआ है? इस पर उस आदमी ने कहा, यह बच्चा करीब 15 मिनट से वहाँ फंसा हुआ है। लोग उसे बचाने तो ये है, लेकिन बालकनी का दरवाज़ा बाहर से अटक गया है और शायद वह खुल नहीं रहा है, इसलिए अभी तक कोई भी बालकनी में नहीं पहुंचा है। ऊपर से ये 5वीं मंजिल है, इतनी ऊंचाई पर आखिर कौन चढ़ेगा? ये कहते हुए भी वह आदमी इस समय ऊपर उस बच्चे की ओर ही देख रहा था। इधर उस बच्चे की माँ भी नीचे ही थी और वह अपने बच्चे को इस हाल में देखकर बहुत रो रही थी। प्लीज़ कोई मेरे बच्चे की मदद करो, प्लीज़ कोई तो जाओ और मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चा। ये कहते हुए वह महिला बहुत रो रही थी। ये देखकर आहान ने कहा, तो क्या किसी ने रेस्क्यू टीम को नहीं बुलाया? इस पर उस आदमी ने दोबारा कहा, अरे भाई, बुलाया है, लेकिन उन्हें भी यहाँ आने में समय लगेगा। क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ कितना ट्रैफिक रहता है? उन्हें यहाँ पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? तब तक तो उस बच्चे की हालत और भी खराब हो जाएगी। जब आहान ने ये कहा तभी वहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ बिल्डिंग से बाहर आया और उसने उस बच्चे की माँ से कहा, बालकनी का दरवाज़ा पूरी तरह से जाम हो गया है। हमने उसे खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो खुल ही नहीं रहा है, यहाँ तक कि वो जल्दी टूट भी नहीं रहा है। अब हमें रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। इस पर उस बच्चे की माँ ने कहा, तो फिर तुम उस दरवाजे को तोड़ क्यों नहीं देते? इस पर उस आदमी ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं उस दरवाजे को तोड़ने की, लेकिन उस दरवाजे को तोड़ने में भी समय लग रहा है। मैंने कुछ लोगों को सामान लेने भेजे हैं जिससे हम बालकनी का दरवाज़ा तोड़ सके। यह आदमी उस बच्चे का पिता था और इस समय वह भी बहुत परेशान दिख रहा था। वह भी इस समय अपने बच्चे को ऊपर रोते हुए देख रहा था। इधर आहान अब भी ऊपर उस बच्चे की ओर ही देख रहा था। उसने देखा कि बच्चा बुरी तरह से फंसा हुआ था। उसका सिर 2 रेलिंग पाइप के बीच फंसा हुआ था। एपिसोड 9, बच्चे को बचाना। इधर आहान को उस बच्चे को इस तरह से मुसीबत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा था और जब उसने सुना कि उस बच्चे को बचाने में कुछ और समय लग जाएगा, तब आहान ने अचानक कुछ सोचा। इसके बाद अगले ही पल उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने मुंह में बांध लिया और फिर वह तेजी से दौड़ता हुआ बिल्डिंग के दीवार के पास चला गया। आहान ये नहीं चाहता कि वह लोगों के बीच ज़्यादा चर्चा में रहे, इसलिए उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। इधर उस दीवार के पास पहुंचकर आहान तुरंत वहां पर लगे पाइप के जरिए ऊपर चढ़ने लगा। दक्ष की फिटनेस बहुत अच्छी थी, उसे उस पाइप के जरिए ऊपर चढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। वह तेजी से उस पाइप के जरिए ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आहान को इसका पहले से काफ़ी एक्सपीरियंस हो। इधर आहान को इस तरह से पाइप पर चढ़ता हुआ देखकर वहां पर खड़े लोग भी हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आहान क्या करने जा रहा था। ये आदमी क्या कर रहा है? क्या वो पागल हो गया है? वो ऐसे पाइप पर क्यों चढ़ रहा है? अगर गलती से उसका हाथ फिसल गया तो वो गिर जाएगा। अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि वह उस बच्चे को बचाने जा रहा है? ये सुनकर सभी लोगों ने आहान की ओर देखना जारी रखा। वहां पर इस समय आहान के ऐसा करने से हलचल मच गई थी। इधर आहान तेजी से पाइप पर चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। इसके बाद तीसरी और फिर चौथी मंजिल पर पहुंच गया। इस समय वहां खड़े लोगों को आहान की भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि आहान इस समय बहुत ऊपर था और वह केवल पाइप के सहारे ही ऊपर चढ़ रहा था। अगर जरा सी भी गलती हुई तो आहान तुरंत उस ऊंचाई से गिर सकता था। इधर आहान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तेजी से 5वीं मंजिल पर पहुंच गया।
उसकी स्पीड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी पाइप पर नहीं बल्कि किसी सीढ़ी पर चढ़ रहा हो, जिसे देखकर वहां खड़ा हर इंसान शॉक्ड रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता था। इधर आहान पाइप के जरिए 5वीं मंजिल पर एक बालकनी के पास आ गया और फिर वह एक बालकनी के जरिए दूसरी बालकनी पर कूद गया। इस समय आहान की एक गलती उसके लिए बहुत भारी पड़ सकती थी, इसलिए वह बेहद संभल कर बालकनी को पार कर रहा था। कुछ बालकनी से कूदने के बाद आहान आखिरकार उस बालकनी में पहुंच गया जहां पर वह बच्चा फंसा हुआ था। जब आहान वहां पर पहुंचा तब वह तुरंत बच्चे के पास गया और फिर आहान ने अपने दोनों हाथों से उन 2 रेलिंग पाइप को पकड़ लिया जिनके बीच इस समय बच्चे का सिर फंसा हुआ था। इसके बाद आहान ने अपनी ताकत लगाई और उस रेलिंग पाइप को फैलाने की कोशिश की। इधर नीचे खड़े लोग और दूसरी बालकनी पर खड़े लोग आहान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। वह सभी इस समय एकटक आहान को देख रहे थे। अगले ही पल आहान ने उन 2 रेलिंग पाइप्स को फैलाया दिया जिससे उस बच्चे का सिर उस फ्री हो गया। ये देखकर नीचे खड़े बच्चे के माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और फिर वह दोनों तुरंत अपने कमरे की ओर दौड़ पड़े। इधर आहान ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और फिर वह उस बालकनी के दरवाजे के पास चला गया। जब आहान ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तब उसने पाया कि दरवाज़ा सचमुच जाम था, लेकिन आहान को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आहान ने उस दरवाजे पर एक जोरदार किक मारी जिससे अचानक एक कट की आवाज़ आई और अगले ही पल वह दरवाज़ा खुल गया। आहान के सिर्फ एक किक से उस दरवाजे का जाम खुल गया। इसके बाद आहान उस बच्चे को लेकर अंदर चला गया। दूसरी तरफ उस बच्चे के माता पिता भी जल्द ही अपने कमरे में आ गए। उनके साथ और भी बहुत से लोग उनके कमरे में आ गए। हालांकि जब वह सभी कमरे में पहुंचे तब तक आहान वहां से जा चुका था। वहां पर केवल वह बच्चा था और वह इस समय बिस्तर पर बैठा हुआ था। ये देखकर उसके माता पिता तुरंत उस बच्चे के पास चले गए और उसे उठा लिया। इस समय उसकी माँ उस बच्चे को चूमते हुए रो रही थी। उसके चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि वह इस समय अपने बच्चे को सही सलामत देखकर कितनी खुश थी। उस बच्चे का पिता भी अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश था। तभी उस बच्चे के पिता ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे वो आदमी कहाँ है जिसने अभी हमारे बच्चे की जान बचाई। जब उस आदमी ने ये कहा तभी सभी को इस बात का एहसास हुआ कि आहान वहां पर नहीं था। इससे वह सभी आहान को इधर उधर देखने लगे। कुछ समय तक इधर उधर देखने के बाद भी उन्हें आहान कहीं नहीं मिला। तब उस बच्चे की माँ ने कहा, लगता है कि वो चला गया। अगर आज वो नहीं होता तो पता नहीं मेरा बच्चा और कितनी देर तक वहां पर फंसा रहता। वो आदमी हमारे बच्चे के लिए एक फरिश्ता बनकर आया था। इस पर उस लड़के के पिता ने भी कहा, हाँ वो सचमुच एक फरिश्ते जैसा था। मैं उसका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। इस समय वहां मौजूद सभी लोग आहान को ढूंढ रहे थे और उसके बारे में ही बात कर रहे थे। वह सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर वह कौन था जिसने इतना साहस भरा काम किया। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, वो आहान के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए। दूसरी तरफ आहान उस बिल्डिंग के लिफ्ट से होता हुआ उस बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में आ गया था। आहान नहीं चाहता था कि वह अभी किसी भी तरह की सुर्खियों में रहे, इसलिए वह तुरंत वहां से निकल गया। आहान अभी अभी दिल्ली वापस आया था और वो ये नहीं चाहता था कि जो लोग उसे जानते हैं उन्हें इसके बारे में पता चले कि आहान अभी कहाँ है, वरना आहान के लिए ये थोड़ा परेशानी भरा हो सकता था और आहान अभी अपने पिता को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहता। एपिसोड 10 ब्लू नाइट क्लब। इसके बाद आहान जल्द से उस बिल्डिंग से निकलकर बाहर रोड की तरफ चला गया। इस समय बिल्डिंग के बाहर थोड़ी बहुत भीड़ थी और आहान इसी का फ़ायदा उठाते हुए वहां से बाहर निकल गया। उस बिल्डिंग से थोड़ा दूर जाने के बाद आहान ने कहा, मुझे अब जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए। ये कहने के बाद अब आहान ने आसपास की जगह को देखने में ज़्यादा समय नहीं लिया और तुरंत तेजी से पैदल चलता हुआ वह अपने घर की ओर निकल गया। थोड़ी देर बाद आहान अपने घर के सामने आ गया था। उसने नैना से घर की चाबी ले ली थी, इसलिए आहान के पास घर की चाबी थी। आहान ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और फिर सीधे अंदर चला गया। जब आहान अंदर गया तब उसने देखा कि घर पिछली बार की तुलना में और भी अधिक बुरी हालत में था। इस समय घर की छत थोड़ी टूटी हुई थी, दीवारों में क्रैकर्स भी पड़ गए थे। घर में केवल एक हॉल, एक किचन और 2 कमरे थे। ये सब देखकर आहान ने कहा, लगता है कि मेरे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। ये कहने के बाद आहान ने अपना बैग रखा और सीधे अपना मुंह धोने चला गया। कुछ समय बाद जब आहान फ्रेश हो गया तब वह बाहर हॉल में आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। आहान के घर में कोई सोफ़ा या ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी जिसमें वह बैठ सकता था। वहाँ केवल एक चौड़ी टेबल और कुछ कुर्सियाँ ही थी। कुछ समय तक आराम करने के बाद आहान हॉल में एक टेबल के पास चला गया जहाँ पर कुछ कॉपियाँ और पेंसिल के साथ पेन भी रखे हुए थे। आहान ने वहाँ से एक पेंसिल और एक कॉपी उठाए और उन दोनों को लेकर वापस एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
इसके बाद आहान ने उस आदमी का चेहरा याद करने की कोशिश की जिसे उसने सिग्नल पर देखा था, जिस आदमी ने उसके पिता को चोट पहुंचाई थी। आहान की सोचने की क्षमता काफ़ी बेहतर थी। उसने जल्द ही उस इंसान की तस्वीर बना ली और फिर उसे देखने लगा। हालांकि यह तस्वीर एकदम परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन इससे उस आदमी की पहचान की जा सकती थी। उस स्केच को देखते हुए आहान ने कहा, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। ये कहते हुए आहान की आंखें अचानक तेज हो गई। इसके बाद आहान थोड़ी देर आराम करने के लिए कमरे में चला गया। वह इन 2 दिनों के दौरान बहुत थक चुका था और आज उस बच्चे को बचाने के लिए आहान को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। कुछ समय बाद लगभग शाम हो चुकी थी। आहान अपने बिस्तर से अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठा और फिर वह बाहर हॉल में आ गया। आहान ने जब समय देखा तब वह चौंक गया और उसने कहा, 5 बज गए हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतनी देर कब सो गया। ये कहने के बाद आहान ने जल्दी जल्दी अपने चेहरे को धोया और फिर वह बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने उस स्केच को मोड़कर अपनी जेब में रखा और फिर वह घर से बाहर निकलने लगा। जब आहान घर से बाहर निकल रहा था तभी अचानक दरवाजे के पास एक लड़की आई जिसकी उम्र लगभग नैना के समान ही थी। उस लड़की ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, नैना, क्या तुम घर पर हो? जब आहान ने उस लड़की की आवाज़ सुनी तब उसने उस लड़की को देखते हुए कहा, नैना तो अभी घर पर नहीं है। क्या तुम्हें उससे कुछ काम था? इस पर उस लड़की ने आहान की ओर देखा और फिर कहा, आप कौन है? मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या नैना के पापा घर पर हैं? इस पर आहान ने कहा, नहीं, वह अस्पताल में है। अगर कुछ काम है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं नैना का बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर वह लड़की एक पल के लिए चौंक गई और उसने कहा, बड़ा भाई? उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आहान के चेहरे पर भी एक अजीब स्माइल आ गई। वह समझ सकता था कि इस समय उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था। आखिरकार आहान यहाँ बहुत समय से नहीं था। आहान ने कहा, हाँ, मैं कल ही यहाँ आया हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, दरअसल नैना कुछ दिनों से स्कूल नहीं आई है और उसकी स्कूल की फ़ीस भी अभी बची हुई है, इसलिए हमारे प्रिंसिपल ने उसके लिए यह नोटिस भेजा है और कहा है कि अगर वह टाइम से फ़ीस नहीं पेड करती है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और साथ ही उसे पेपर भी नहीं दिलाने दिया जाएगा। ये सुनकर आहान के चेहरे के भाव अचानक बदले और फिर उसे लड़की ने आहान को एक सफ़ेद लिफाफा दिया, जिसे आहान ने चुपचाप ले लिया। इसके बाद उस लड़की ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। इस पर आहान ने अपना सिर हिलाया और फिर वह लड़की वहाँ से चली गई। उस लड़की के वहाँ से चले जाने के बाद आहान ने उस लिफाफे को खोलकर देखा। उसके अंदर एक नोटिस लेटर था। उसे पढ़ने के बाद आहान ने कहा, ओह, तो लगता है कि नैना ने इसके बारे में अभी तक पिताजी को कुछ नहीं बताया है। ये कहते हुए आहान कुछ सोचने लगा और फिर उसने वह नोटिस दोबारा मोड़कर लिफाफे के अंदर डाल दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद आहान जल्दी उस घर को बंद करके बाहर चला गया। आहान को अभी बहुत कम था। वह उस आदमी को ढूंढना चाहता था जिसने उसके पिता को इतनी चोट पहुंचाई थी। जब आहान रोड पर पहुंचा था तब उसने अपने लिए एक टैक्सी रुकवाई और फिर उसने कहा, भैया, मुझे ब्लू नाइट क्लब जाना है। इसके बाद आहान उस क्लब की ओर निकल गया। ब्लू नाइट क्लब इस एरिया का सबसे अच्छा क्लब था, साथ ही वह एक बड़ा क्लब भी था। आहान को उम्मीद थी कि उसे वहां पर वह जानकारी जरूर मिलेगी जो वह चाहता था। कुछ ही समय बाद आहान ब्लू नाइट क्लब के सामने खड़ा था और अपने सामने एक बड़े से क्लब को देख रहा था। ये क्लब एक बहुत बड़े एरिया में बना था। इसके बाद आहान उस क्लब के अंदर चला गया। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आहान ऐसी जगहों में कई बार जा चुका था। उसके चेहरे पर इस समय इतने बड़े क्लब को देखकर थोड़ी सी भी हैरानी नहीं थी। आहान उस क्लब के अंदर जाकर एक सोफे पर आराम से बैठ गया और क्लब को ध्यान से देखने लगा। इस समय रात के 7:30 बज चुके थे और क्लब अभी अभी खुला था। क्योंकि क्लब का नाम ब्लू नाइट क्लब था, इसलिए इसके खुलने का समय भी शाम 6 बजे से पूरी रात तक का था। इस समय आहान ने देखा कि धीरे धीरे वहां पर लोगों का आना शुरू हो गया था और क्लब धीरे धीरे भरना भी शुरू हो गया था। वहां डीजे और म्यूजिक चालू हो चुके थे। साथ ही कुछ लोग वहां पर बैठकर शराब और बियर पी रहे थे और अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे थे।